आज की सबसे बड़ी खबर है कि इजराइल झुक गया है। ह्यूमैनिटेरियन एड धीरे धीरे वो अलाउ कर रहा है। उसके साथ कायरो में बातचीत शुरू हो गई है और खलील अल हैया के नेतृत्व में हमास डेलीगेशन वहां पहुंच गया और हमास ने यह भी अनाउंस कर दिया है कि वो एक इजरायली अमेरिकन प्रिजनर को छोड़ देगा एज अ गुडविल और उसके साथ 4 डेड बॉडीज उनको भी छोड़ेगा। इससे बहुत सारे सवाल जुड़े हैं जिसका जवाब मैं आपको दूंगा। दूसरी बड़ी खबर, चाइना में बीजिंग में जो वार्ता चाइना, रशिया और ईरान के बीच चल रही थी उसमें ब्रेक थ्रू हो गया है और ये बड़ी खबर है, रशिया और चाइना ने ईरान का समर्थन कर दिया है न्यूक्लियर वेपन्स के मामले में और उन्हें सीधे कह दिया है कि ये जो दोहरी नीति अमेरिका की है कि अपने लोगों को, इजराइल को नहीं रोकना, उसको न्यूक्लियर वेपन बनाने देना, ईरान को रोकना, यह दोहरी नीति नहीं चलेगी और ईरान को किसी भी तरह का थ्रेट नहीं सहना पड़ेगा। हम लोग ईरान के साथ हैं। अगर न्यूक्लियर वेपन ईरान बनाना चाहे तो वो बना सकता है। बहुत बड़ी खबर है। उसके बाद वेस्ट बैंक में जो झड़पों का सिलसिला है वो जारी है। कल 38 झड़पें हुई थी, आज 46 झड़पें हुई हैं। लगातार बढ़ता जा रहा है और जैसे कि मैंने पहले ही कहा था कि पूरी परिस्थितियां इस तरफ आ रही हैं कि 7 अक्टूबर 2023 वेस्ट बैंक में हो। सबसे पहले देखिए जो आज खबर आई कि इजरायली होस्टेजेस को छुड़ाने के लिए आज भी व्यापक तौर पे इजराइल में जन आंदोलन हुए, लोगों ने सड़कें जाम की। शिन बेत के जो पूर्व प्रमुख हैं नदाब अरगमन, उन्होंने नेतन्याहू के खिलाफ बयान दिया। उन्होंने कहा कि यदि नेतन्याहू कानून के खिलाफ काम करते हैं तो मैं वो सब कुछ बता दूंगा जो मैं जानता हूं और वो सब कुछ कहूंगा जो मैंने निजी बैठकों में देखा और सुना है। उसके बाद देखिए इजरायली विमानों ने लेबनान की बेका घाटी में नबी शीट और मस्सा शहर के पास लेबनाई, ये जो लेबनान और सीरियाई सीमा है, इस पर हवाई हमला किया। उसके बाद आईडीएफ बलों ने हेब्रोन यानी वेस्ट बैंक के दक्षिण जो हेब्रोन शहर है उसमें यट्टा में लसफा गांव है, वहां पर फिलिस्तीनी घरों पर छापा मारा और यहां झड़पें हुई। उसके बाद आईडीएफ बलों ने गाजा पट्टी के उत्तर बेत हनून में, ये देखिए गाजा में हुआ, वेस्ट बैंक में जो हुआ, गाजा में कुछ घटनाएं हुई हैं। आज कुछ फिलिस्तीनी सिविलियंस मारे गए। हमास लेकिन अपना एक सेल्फ रिस्ट्रेंट बनाए हुए है और हमास दूसरी तरह से जवाब दे रहा है, वो भी आपको बताएंगे। तो आईडीएफ बलों ने गाजा पट्टी के उत्तर यानी नॉर्थ गाजा में जहां नेत्जरीम एक्सिस था जिसको इजराइल ने खाली कर दिया, बेत हनून में एक तंबू को निशाना बनाया जिसकी वजह से एक फिलिस्तीनी बच्चे की मौत हो गई और उसकी मां घायल हो गई। अत्यंत दुखद ये पूरा मामला है। आज देखिए मैं यहां पर आज 14 मार्च 2025 मैं यहां पर, मैंने आपको बताया था 15 मार्च को मेरा जन्मदिन है। आप सब लोगों ने जो मुझे एक प्यार का संदेश भेजा, शुभकामनाएं भेजी, मैं अपनी बेस्ट विशेस भेजी, उन सब का मैं एहतराम करता हूं। और मैं कुछ लोगों को जवाब दे पाया, कुछ लोगों को नहीं दे पाया। मैं इस समय ट्रैवल कर रहा हूं क्योंकि बर्थडे सेंसिटिव मामला होता है, उसमें फैमिली के सेंटिमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। इस सब के चलते आज भी देखिए मैं बेंगलोर में नहीं हूँ, बाहर हूँ और मैं ये वीडियो आपके सामने बना रहा हूँ। इसमें आप, मेरी गुजारिश है इसको आप अंत तक देखिएगा। सबसे बड़ा बर्थडे गिफ्ट मेरे लिए यही होगा कि आप इसको अंत तक देखिए, क्योंकि देखिए दुनिया में बड़ी बड़ी चीज़ें हो रही हैं। ईरान वाली जो खबर है वो तो है ही, वेस्ट बैंक गाजा में लगातार ये बातें आ रही हो। और ये देखिए अल अक्सा मस्जिद पे जो आईडीएफ बलों ने आज धावा बोला और इस धावे में जो आज यानी फ्राइडे है और फ्राइडे को रमज़ान का ये दूसरा ये फ्राइडे है और जो अमरोहा में और संभल में जो आशंका की गई थी उस तरह की सिचुएशन थोड़ा लोगों ने क्रिएट करने की कोशिश की है। लेकिन आपको बताएं वहां पर बहुत सारे हम लोगों के भी स्लीपर सेल हैं मंगल पांडे सेना के। उन लोगों ने पुलिस विभाग के अंदर अपना काम किया है और अमन बना रहे इसकी उन्होंने गारंटी की है। हालांकि कुछ छिटपुट घटनाएं अगर हुई हो तो उसके बारे में मैं नहीं कह सकता, लेकिन अमरोहा और संभल में मंगल पांडे सेना के स्लीपर सेल्स ने जो पुलिस के अंदर हैं उन्होंने अमन बनाने के लिए अपना काम किया है। अब देखिए, अब उसके बाद जो दूसरी जो एक बड़ी खबर है वो उत्तर गाजा पट्टी यानी नॉर्थ गाजा बेत लहिया में एक मस्जिद के खंडहर पे लोगों ने रमजान का अपना उपवास तोड़ा। इस तरह की खबरें लगातार आ रही हैं और ये खास तौर पे प्रचारित
इनको करना इसलिए ज़रूरी है कि अरब मुल्क और ज़्यादा दबाव में आए। उसके बाद देखिए, हमास ने कहा हम युद्ध की ओर नहीं लौटना चाहते, लेकिन यदि इजरायली सेना ने अपना आक्रमण पुनः शुरू कर दिया तो हमारे पास अपने लोगों की रक्षा के अलावा कोई विकल्प नहीं है। उसके बाद देखिए, जो जो अल-अक्सा मस्जिद को लेके जो एक बड़ी चीज़ जो आज इजराइल ने श्रद्धालुओं को रोका। अच्छा, अल-अक्सा मस्जिद में आज फ्राइडे के दिन जो इजराइल है, यानी जो मेन स्ट्रीम इजराइल है, जहां अरब सिटीजन भी रहते हैं, वो भी आते हैं, सब जगह से लोग आते हैं। तो एक ये जो कलंदिया चेक पॉइंट है, वहां पर लोगों को रोका गया। जो चेक पॉइंट 300 है बेथलेहम में, वहां लोगों को रोका गया, लेकिन वहां पर लोग फिर भी उस बैरिकेडिंग में इतनी ज़्यादा संख्या में लोग आ गए थे कि उस बैरिकेडिंग को तोड़ के वो लोग अंदर घुसे और अल-अक्सा मस्जिद तक एक बड़ी संख्या पहुंचने में कामयाब रही। उसके बाद देखिए, नाब्लस में जो सेलम गांव है, वहां पर आज फिर से भिड़ंत हुई। बहुत सारी जो इजरायली व्हीकल्स हैं, इजरायली सेटलर्स की, उनको पत्थरबाजों ने, जो फिलिस्तीनी पत्थरबाज हैं और उनके हाथ में लोकल वेपन्स भी थे, उन लोगों ने काफ़ी नुकसान पहुंचाया। उसके बाद देखिए, आज एक ट्रेजेडी हो गई जैतून में, गाजा सिटी में। इफ्तार के बिल्कुल पहले चार फिलिस्तीनी मारे गए गाजा में। अचानक एक बॉम्ब इजराइल ने वहां पर बॉम्बिंग की। अब ये देखिए, इस तरह की चीजें इजराइल छिटपुट कर रहा है। वो कुछ कह देता है कि ये कुछ फ्रीक एक्सीडेंट्स हैं, ये हैं, लेकिन इसमें पैटर्न है। इजराइल लोग फिलिस्तीनियों को अभी भी डराना चाह रहा है। अच्छा, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि देखिए, आपकी जब ये विनाशकाले विपरीत बुद्धि वाली बात, किसी का भी अगर जरा सा भी दिमाग हो, वो ये तो समझ सकता है ना, जहां आपने 50,000 लोग मार दिए, 1.5 लाख घायल कर दिए, वहां पर जो आप इस स्थिति में और लोगों को अभी डराना चाह रहे हैं, लोगों को मार के, तो ये कैसे हो सकता है? ये संभव ही नहीं है। तो ये सब देखिए, इतिहास में ये सब लिखा जाएगा, इतिहास इसका विश्लेषण करेगा। और मैंने देखिए, आज एक और वीडियो आपके समक्ष मैंने जो स्टार मीडिया वर्ल्ड में लिया गया था, और उसको लेके वो मैंने वीडियो डाला था सीरिया पे, उसको लेके कुछ गलत कमेंट्स भी यहाँ पर लोगों ने दिए हैं और झूठ इस तरह से कुछ लोगों ने लिखा है। मैं फिर से वार्न कर रहा हूँ कि अगर किसी को ये चैनल नहीं देखना तो नहीं देखे। हम जो सुन्नी रेजिस्टेंस है इजराइल और अमेरिका के खिलाफ, उसको भी कवर करते हैं, शिया रेजिस्टेंस को भी करते हैं, बल्कि शिया सुन्नी रेजिस्टेंस एक ही है और वो मुस्लिम रेजिस्टेंस है, और उसको हम कवर करते हैं। किसी को अगर समस्या है, जो हमास के रेजिस्टेंस को मानता है, उसको सीरिया के रेजिस्टेंस को मानना होगा। ये बहुत, मैं आज कोई उत्तेजित होकर नहीं, बड़े आराम से कह रहा हूं, उसको मानना होगा, उसके सामने कोई विकल्प नहीं है, वरना हमास भी तुमको नहीं मानेगा। कल को तुम बदनाम हो जाओगे, और ये जो पूरी सुन्नियों की जमात है जो इस तरह का काम कर रही है, उसका हश्र अच्छा नहीं होगा। ये अभी समझ लीजिए बात को। उसके बाद देखिए, जो वेस्ट बैंक के जो टोटल आंकड़े आए हैं, उसमें ये आया है कि देखिए, अभी तक 15 इजरायली एयर स्ट्राइक्स हो चुकी हैं एक लंबे समय में, करीब 1.5 महीने में, और उसमें देखिए 200 लोग वेस्ट बैंक से उठाए जा चुके हैं पिछले 1.5 महीने में, और 20,000 लोग डिस्प्लेस हुए हैं। और ये करीब 53 दिन ये लगातार अभी चल रहा है, जो कि केवल आप समझिए जेनिन, केवल वेस्ट बैंक नहीं, केवल जेनिन के आंकड़े हैं। 53 दिनों में 20,000 डिस्प्लेस्ड, 2,000 डेटेनी लोगों को उठाया गया, और 15 इजरायली एयर स्ट्राइक्स वहां पर हो चुकी हैं। उसके बाद देखिए, 80% फिलिस्तीनियों ने अपना फूड सोर्सेज खो दिया है, और एक ये जो फिर से एक फैमिन का जो मामला है, ये वहां पर उभर के सामने आ रहा है। जेरूसलम के पास बेथलेहम में तूकू में फिर से देखिए, तूकू एक बड़ा सेंटर है रेजिस्टेंस का, हमास के लड़ाकों ने वहां पर इजरायली फोर्सेस को एक पॉइंट पे फंसा के उन पे पत्थरबाजी की, और उनको उन्होंने लोकल हथियारों से भी मारा। कम से कम 4 इजरायली सैनिक घायल हो गए। उसके बाद देखिए, कफ्र कदम जो विलेज है कलकलिया में, पूर्व कलकलिया में भी बड़े बड़े ऑपरेशन हुए हैं। सल्फित में जैसे एक ऑपरेशन हुआ था, मैंने उसके बारे में आपको कल बताया था, जिसमें एक रेजिस्टेंस फाइटर्स ने
सल्फिद में गोली चलाई थी और लेजर गन से पहले मारा था, उसके बाद उन्होंने गोली चलाई। यहां पर कलकलिया में भी इस तरह के ऑपरेशन पहले हो चुके। बस पे हमले, एक बहुत फेमस 2 महीने पहले बस पे अटैक हुआ था। और आज भी देखिए जो आईडीएफ टीयर गैस छोड़ रहा था, उस टीयर गैस को कपड़े में लपेट के वापस फिलिस्तीनी मार रहे थे। और ये मैं आपको बता दूं, ये टैक्टिक्स हम लोगों ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, जो हम स्टूडेंट लीडर थे, और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में भी एक बड़ी लड़ाई हुई थी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में 1987-88 में। और उस समय हम लोगों ने भी इसी तरीके से जो टीयर गैस फेंके जाते थे। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का कैंपस बहुत फैला हुआ है, बहुत बड़ा हुआ है, तो मतलब बहुत बड़ा है, एकदम रेजिडेंशियल कैंपस है वो। तो वहाँ पर एक जो उसका फ़ायदा उठा के, उस टेरेन का फ़ायदा उठा के हम लोग गुरिल्ला तरीके से पुलिस से लड़ते थे। और बहुत पूरे दिन भर जो टीयर गैस हम पे फेंके जाते थे, उसको वापस हम कपड़े में लपेट के पुलिस वालों पे फेंकते थे। अब देखिए यहाँ पर एक बात आई है जो पहले कई बार आ चुकी है, खासतौर पे जब से ये जो नए सेनाध्यक्ष आए। लेकिन इस बात को फॉर्मल इजरायली डिफेंस मिनिस्टर मोशे यालोन ने कहा है। उन्होंने कहा है कि 10,000 नहीं 15,000 इजरायली सैनिक या तो मारे गए हैं या घायल हो गए हैं 7 अक्टूबर के बाद से। अब ये जो देखिए, कभी 10,000 कभी 15,000, मैं जो आपसे क्या कहता था, मैंने आपसे कहा था इनकी किसी भी फिगर को पे विश्वास करना असंभव है। अभी ये बढ़ती जाएगी, ये कहां जाके रुकेगी कोई नहीं जानता। लेकिन आपको केवल ये या इस चीज को याद दिलाने के लिए हम आपसे ये बात करते हैं, थंबनेल में भी हम देते हैं कि जो हमने कहा था कि वो 25,000 भी संख्या हो सकती है, 50,000 भी हो सकती है, बढ़ती जाएगी। लेकिन क्योंकि असली असेसमेंट अभी तक उन लोगों का तो हुए ही नहीं है जो भाड़े के सिपाही लाए गए थे। लेकिन वो चीज भी आएगी, क्योंकि आज देखिए शिन बेट के फॉर्मर चीफ ने कह दिया है कि मैं वो बातें बता दूंगा जो मैंने निजी कमरे में सुनी है। यही सब बातें हैं, वो बहुत सारी और भी चीजें हैं, बहुत सारे और सीक्रेट्स हैं। लेकिन ये भी एक महत्वपूर्ण बात है जो वो कि कितने लोग मारे गए, भाड़े के जो सिपाही है वो कहां से आए थे, उनको जब वो मारे गए तो उनको कहां दफनाया गया या उनको कहां भेजा गया। अब देखिए जो मेन खबर है कि चाइना और रशिया ने जो एक आज वेस्टर्न सैंक्शंस के खिलाफ बोला, एक ईरान की बड़ी जीत हुई। जिसको ये जीत चुभती है वो कृपया, मैं उससे फिर वही कहता हूं, वो छोड़ दे, वो अमेरिका और इजराइल का गद्दार है। मैं साफ कह रहा हूं गद्दार है। कोई समस्या हो तो बताओ। अब देखिए, अब यहां पर जो बीजिंग में जो टॉक्स हुई है क्यों इंपॉर्टेंट है, और ये जो रशिया और चाइना का जो स्टेटमेंट है इसका क्या महत्व है। इसका ये महत्व है कि देखिए, इसके पहले 2015 में ईरान ने अमेरिका के साथ एक न्यूक्लियर डील साइन की थी, और जैसे भारत ने 2008 में की, लेकिन भारत तो न्यूक्लियर वेपन बना चुका था, उसके बाद डील हुई। ईरान में ये था कि 2015 की डील में ईरान न्यूक्लियर अपना जो प्रोग्राम है उसको पीसफुल पर्पसेस के लिए रखेगा, उस पर इंस्पेक्शन होंगे, वो सैनिक पर्पस के लिए नहीं यूज किया जाएगा, और अमेरिका सैंक्शंस हटा देगा ईरान के ऊपर से। लेकिन उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप जब जीते तो उन्होंने उसको पूरे उस करार को कैंसिल कर दिया। अब डोनाल्ड ट्रंप जब से सत्ता में आए हैं, उन्होंने ये बात कही है कि ईरान के सामने ईरान से डील करने का या ईरान से बातचीत करने के 2 ही तरीके हैं, या तो युद्ध हो और या फिर डील हो, या उसको अगर और बेहतर तरह से कहें तो ईरान को काबू में लाने के 2 ही तरीके हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा अभी जीतने के बाद, जब उन्होंने शपथ ले ली 20 जनवरी, उसके बाद उन्होंने कहा एक तो युद्ध है और दूसरा युद्ध जो कि नेतन्याहू पीछे पड़ा है कि ईरान पे युद्ध करो। उन्होंने कहा कि या तो युद्ध है और या डील है। अब डील के सवाल पे ईरान की जो लीडरशिप है उसने कह दिया, जो सुप्रीम लीडर हैं ईरान के, उन्होंने कह दिया कि हम अमेरिका पे विश्वास नहीं करते, ये झूठे लोग हैं, इनसे हम कोई भी बातचीत इस सवाल पे नहीं करेंगे। और इसमें देखिए कुछ लोगों का सवाल था, अगर हमास बात कर रहा है तो ईरान क्यों नहीं बात कर सकता। हमास और ईरान की स्थिति में बहुत फर्क है। हमास एक रेजिस्टेंस मूवमेंट है, वो किसी से भी बात कर सकता है। एक रेजिस्टेंस मूवमेंट को किसी से भी बात करने का अधिकार है। ईरान लेकिन एक नेशन है, एक राष्ट्र बन चुका है। जब फिलिस्तीन एक राष्ट्र बन जाएगा तो उसका बिहेवियर बदल जाएगा। जब ईरान एक राष्ट्र बन चुका है और ईरान का जो राष्ट्रवाद है वो अगर अलाउ नहीं करता है कि अमेरिका से बातचीत करो, क्योंकि अमेरिका ने उसको धोखा दिया है, तो इसलिए ईरान ये कह सकता है कि हम तुमसे बात
नहीं करेंगे और सीधे हम रशिया और चाइना से डील करेंगे, और वही हो रहा है। और आपको इसमें एक और बात बता दें कि ये जो दोहरे मापदंड अमेरिका के हैं, आप सोचिए कि जब ईरान में 1979 में इनकलाब हुआ, इस्लामिक इनकलाब हुआ, उसके पहले शाह का शासन था। मैं 2 वीडियो भी उस पर बना चुका हूं, तीसरा अभी बाकी है, वो मैं बनाऊंगा आने वाले दिनों में। उस समय अमेरिका जो है वो ईरान को न्यूक्लियर उसका प्रोग्राम डेवलप करने की इजाज़त उसने 1950s में दे दी थी। 1950s से लेके 60s से लेके 70s तक वो पूरा एक आया मामला। 70s में ये हुआ कि नहीं, अच्छा तब तक वो शाह के अंडर था, प्रो यूएस गवर्नमेंट थी, इजराइल के खिलाफ भी कुछ नहीं बोलते थे, ऑब्वियसली प्रो यूएस है तो प्रो इजराइल भी थी, तो तब तक उनको अलाउड था एक तरह से। और उसके बाद जब इनकलाब आया 79 में, तब अचानक देखिए सारी स्थितियां बदल गई। तब यह हुआ कि नहीं, अब ईरान न्यूक्लियर वेपन नहीं ले सकता। यहां तक कि आप सोचिए शुरू में ऐसे हालात थे, उस समय सोवियत यूनियन था, सोवियत यूनियन क्योंकि जब ईरानियन इनकलाब हुआ, सोवियत यूनियन का डिक्लाइन शुरू हो गया था, 91 में सोवियत यूनियन खत्म ही हो गया। चाइना ने अपने नए नए रिफॉर्म्स किए थे, चाइना अभी पूरी तरह से अपने पैरों पे 1978 में उसके नए रिफॉर्म्स शुरू हुए थे। कम्युनिस्ट पार्टी अपने जो नए आधार पे मार्केट सोशलिज्म की जो नीति के तहत वो आगे बढ़ रही थी, अपने पैरों पे अभी पूरी तरह से खड़ी नहीं हो पाई थी, इसलिए वो लोग उतनी मजबूत ताकत नहीं थे। तो ईरान को आइसोलेट किया गया, ईरान को इतना आइसोलेट कर दिया गया अमेरिका द्वारा और वेस्ट द्वारा कि आप सोचिए कि 2015 तक ये स्थिति थी कि रशिया ईरान के पक्ष में नहीं बोलता था, चाइना भी यहां तक कि वो भी ईरान के खिलाफ ही बोलता था, मतलब न्यूक्लियर इशू पे। फिर जब अमेरिका का ईरान से करार हुआ, तब थोड़ा सा स्टैंड में चेंज आया, सीरियन सिविल वॉर शुरू हो चुकी थी और 2015 में रशिया सीरिया में इंटरवीन कर चुका था। जब रशिया सीरिया में इंटरवीन किया, उसके बाद रशिया ने शुरू किया ईरान का समर्थन करना और ये इस न्यूक्लियर सवाल पर। फिर जब डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरह से ईरान को धोखा दिया और अपना करार खत्म किया, तो उसके बाद और सिंपथी ईरान के साथ आई और तब तक एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस बनने लगा था। 7 अक्टूबर 2023 नहीं हुआ था, लेकिन एक माहौल बनने लगा था धीरे धीरे कि रशिया, चाइना और ईरान एक साथ आ सकते हैं अमेरिका को कम्बैट करने के लिए। अब देखिए, अब उसके बाद 2019, 2021, 2022 तक पूरी जो स्थिति है ये फंसी रही। फिर 7 अक्टूबर 2023 हो गया। यह्या सिनवार मोहम्मद दैफ ने ईरान की मदद से, बिल्कुल सीधी ईरान की मदद से, क्योंकि ईरान नहीं होता तो हमास नहीं होता, हमास नहीं होता तो 7 अक्टूबर 2023 नहीं होता, अगर 7 अक्टूबर 2023 नहीं होता तो आज मुसलमानों की इमेज वही अलकायदा वाली होती, वही कि ये दूसरों का सर काटते हैं। आज जो इतनी बड़ी इमेज बनी हुई है, मुसलमानों की जो इज्जत है पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया इज्जत कर रहा है, क्योंकि उन्होंने देखा है कि ये लोग जांबाज लोग हैं, इंसाफ के लिए लड़ते हैं, मजलूमों के पक्ष में लड़ते हैं, आज़ादी की लड़ाई लड़ते हैं, और जो जिहाद है वो आज़ादी की लड़ाई का नाम है। अब 7 अक्टूबर 2023 जब हुआ, यह्या सिनवार मोहम्मद दैफ ने जब ईरान के पूरे एक तरह से ब्लेसिंग्स में किया, तो वो जो पूरी सिचुएशन बदल गई। उसके बाद देखिए रशिया और चाइना ने भी हमास को बुलाना शुरू कर दिया, और फिर ईरान से जो नज़दीकी बढ़ी है, वो नज़दीकी बढ़ते बढ़ते इस स्थिति पे आ गई है कि देखिए, ट्रंप जब सत्ता में आया तो ट्रंप एंटी ईरान उसने पोजीशन ली थी, आप जानते हैं, उसने प्रो इजरायली पोजीशन ली थी। ट्रंप जब सत्ता में आया तो ट्रंप ने सीधे सीधे ये देखा कि ये एक चेंज सिचुएशन है, उसको जो वोट मिले हैं वो भी उसको काफ़ी हद तक मुस्लिम वोट भी मिले, तो उसने पूरा अपना ट्रैक चेंज किया, ईरान के प्रति वो सॉफ्ट हुआ, अब जाके वो ये सब बातें भी कर रहा है। और रशिया, चाइना ने ये देखा कि यही मौका है स्ट्राइक करने का, यही मौका है। इस समय ईरान को पूरी तरह से मजबूत कर दो, एम्पावर कर दो। आने वाले दिनों में फिलिस्तीन और ईरान, वेस्ट एशिया, जिसको लोग मिडिल ईस्ट भी कहते हैं, कॉलोनियल पावर्स मिडिल ईस्ट कहती हैं, हम वेस्ट एशिया कहते हैं, वेस्ट एशिया में आने वाले दिनों में ये दोनों बड़ी ताकत बन के उभरेंगी। ये देखिए, आज का एक बिल्कुल शॉर्ट और प्रिसाइज हमने आपके सामने आज का एक वीडियो रखा। कल हम आपके सामने फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।